नमस्कार आप सभी को। चलें सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे करंट अफेयर्स के घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप में से सभी छात्र उपस्थित हो जाएं जो भी हमारे साथ रेगुलर रहते हैं। और अब आपकी परीक्षा की तिथि आ गई है, तो थोड़ा सा तैयारी को और बेहतर आपको करना होगा। ठीक है, जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास आपको करना होगा। तो सभी उपस्थित हो जाएं। चलिए धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है चीज़ों को। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया, ये आपको बताना है। कैंपे गोंडा हवाई अड्डा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। उड़ान उत्सव की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया था। चलें बताएं। उड़ान उत्सव आप सब जानते होंगे, फास्ट जवाब दीजिए, इतना समय नहीं है। चलें, किस हवाई अड्डे पर किया गया ये आपको बताना है। देखो आप एक चीज़ आप और जान लीजिए कि बहुत सारे हवाई अड्डे हैं। जैसे हम सोचते हैं लखनऊ एयरपोर्ट, हम सुनते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन उनका कुछ अलग नाम होता है और वो नाम समसामयिक संदर्भों में अक्सर पूछा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। तो उसी प्रकार से उड़ान उत्सव के अंतर्गत यदि हम पूछें किस हवाई अड्डे पर ये आयोजन किया गया, तो आपको बता दें इसका नाम है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। अब वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा की यदि हम बात करें तो ये झारसुगुड़ा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? झारसुगुड़ा में। और झारसुगुड़ा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए झारसुगुड़ा आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। मतलब उड़ीसा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा आपको देखने को मिलता है। सुरेंद्र साई कौन थे जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है? तो आपको बता दें सुरेंद्र साई एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। वीर सुरेंद्र साई एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि ये हवाई अड्डा है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा की यदि हम बात करें तो आप जानते हो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता होगा कि जब बात आती है ओडिशा की तो कहीं ना कहीं आपको याद आना चाहिए कि इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं कलिंगा स्टेडियम। और उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है जो बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसको बोलते हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये आपको देखने को मिलता है राउरकेला में। कहाँ पे देखने को मिलता है? राउरकेला में। और आपको बता दें कि ये जो कलिंग स्टेडियम है और ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, यहीं पर पिछला हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था। और इस बार जो आगामी हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 का, वर्ष 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है, यह भी उड़ीसा में खेला जाएगा। आप जानते हो उड़ीसा राज्य जो है ये भारतीय हॉकी का प्रायोजक भी है। चाहे पुरुष हॉकी की बात करें या महिला हॉकी की बात करें, दोनों का प्रायोजक भी यही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बात हो रही है उड़ीसा की, तो आपको पता होगा कि उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए भी पाए जाते हैं। ओलिव रिडले कछुए, और ओलिव रिडले जो कछुए हैं ये संसार की विश्व की जो सबसे छोटी कछुए की प्रजाति आती है उसमें आते हैं। और ये जो ओलिव रिडले कछुए हैं ये उड़ीसा के 2 स्थानों पर आपको देखने को मिलते हैं। पहला है ऋषिकुल्या नदी का मुहाना और दूसरा है गाहिर माथा बीच, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा के बारे में आपको पता होगा
कि यहाँ पे एक परियोजना है जिसको बोलते हैं मचकुंड परियोजना, पूछी जा सकती है मचकुंड परियोजना। और मचकुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट का जो उत्पादन है लगभग 65.1% हिस्सा, बॉक्साइट के उत्पादन का लगभग 65.1% हिस्सा जो है ये उड़ीसा से आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 2018-19 की डेटा के अनुसार जो है उड़ीसा का स्थान प्रथम स्थान पर है 65.1% उत्पादन के साथ। इसको बताएं, हाल ही में बाढ़ के कारण रायलसीमा क्षेत्र चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? रायलसीमा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। चले बताएं, रायलसीमा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और आप जानते हैं पापाग्नि ये नदी एक आती है, एक नदी है चित्रावती, एक नदी है पेन्नार। इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण ये जो पूरा का पूरा रायलसीमा क्षेत्र है ये जलमग्न हो गया था, जिसके कारण ये चर्चा में आया था। और आपको बता दें रायलसीमा क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 4 जिले आते हैं। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में ये रायलसीमा का क्षेत्र विस्तारित है। प्रमुख रूप से 3 नदियां यहाँ पे जो आप कह सकते हो बाढ़ का कारण रही थी, चित्रावती, पेन्नार और पापाग्नि, ये तीनों नदियां आपको पता होना चाहिए। और ये जो तीनों नदियां मैंने आपको बताया ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में भी बहती हैं। तो ये तीनों नदियां आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी बहती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, आपको पता होगा भारत में एक झील पड़ती है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, पूछा जा सकता है। कोलेरू झील आपसे पूछा जा सकता है, तो सांभर झील पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रमुख झीलें हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पूछा जाता है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाता है। तो ये सभी के सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। 8 दिसंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में आयोजित अधिकृत परेड में किसे राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया? किसे राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। बताएं, इनमें से किसे राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया है? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। किसे राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया है? 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को, INS चक्र को, 25वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को, अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इनमें से कौन सा सही है? देखो इसका सही उत्तर है 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन से। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है मिसाइल की, तो आप जानते हो इन दिनों एक मिसाइल भारत की चर्चा में है जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एकमात्र मिसाइल है जो थल, जल और वायु तीनों से दागी जा सकती है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों संस्करण आ चुके हैं। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था, INS चेन्नई युद्धपोत से इसका सफल परीक्षण भी किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों इसके एयर संस्करण, वायु संस्करण का जो परीक्षण था वो सुखोई 30 MK फर्स्ट विमानों से किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। युद्धपोत से जिससे किया गया उसका नाम है INS चेन्नई, यह भी आपको जानकारी रखनी होगी। आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह पनडुब्बियों से भी दागी जा सकती है। भारत ने यह तकनीक विकसित कर ली है। भारत ने ब्रह्मोस के उस संस्करण को भी लॉन्च कर दिया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब ब्रह्मोस यदि इतना महत्वपूर्ण है तो ये बना
किससे है? तो आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है जिन्होंने इसको बनाया है। भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्रा, रूस की एक नदी है मोस्कवा। तो ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा ये दो नदियां हैं, ये आपको याद रखना है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। ठीक है, बात हो रही है रूस की, तो आपको बता दें रूस इन दिनों चर्चा में है। रूस यूरोप और एशिया दोनों में आता है, यह आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए अब इसमें देखो, जैसे मैंने बोला कि रूस की बात हो रही है, विवाद चल रहा है, और रूस का जो भाग है कुछ भाग इसका यूरोप के अंतर्गत आता है, कुछ भाग इसका एशिया के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि जो रूस और एशिया, यहाँ पे जो ये बात हो रही है कि रूस और एशिया दोनों के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि रूस जो है, और क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों के अंतर्गत आता है तो कोई तो निर्धारण करने वाला होगा इसकी सीमा का, जो यूरोप और एशिया में विभाजित करता है। इसमें 3 निकाय आते हैं। पहला है यूराल पर्वत, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है यूराल नदी, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है कैस्पियन सागर, मैंने पिछली कक्षा में भी बोला था कि कैस्पियन सागर से जो देश सीमा साझा करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो पहला साझा करता है कजाकिस्तान। कौन साझा करता है? कजाकिस्तान सीमा साझा करता है। दूसरा इसमें जो सीमा साझा करता है वो है तुर्कमेनिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान ये सीमा साझा करता है। तीसरा जो सीमा साझा करता है वो है ईरान, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा जो सीमा साझा करता है वो है अजरबैजान, ये आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया, ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। रूस की यदि हम बात करते हैं तो रूस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि रूस जो है वो बोल्गा नदी, आपको याद रखना है, बोल्गा नदी रूस से संबंधित है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें रोजनेफ्ट, रूस की एक तेल कंपनी है जिसको बोलते हैं रोजनेफ्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रूस की एक तेल कंपनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रूस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल, और इसके साथ साथ है आपको पता होगा रूस की जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और रूस की जो राजधानी मॉस्को है, पिछले दिनों लगभग 6 महीने पूर्व इसरो ने अपना तकनीकी संपर्क इकाई जो है वो वहाँ पर स्थापित किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा मीनदम मंजपई योजना को शुरू किया गया? मीनदम मंजपई योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया आपको बताना है, बताएं। मीनदम मंजपई योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? चलें बताएं। मीनदम मंजपई, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये है क्या, मीनदम मंजपई है क्या, तो आपको बता दें मीनदम मंजपई की यदि हम बात करें तो प्लास्टिक के थैलों को हतोत्साहित करने के लिए और कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देने के लिए, प्लास्टिक के थैलों को हतोत्साहित कर कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार की एक योजना है, इसको शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने, ये आपको पता होना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन इनके मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा ये शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा यह शुरू किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो आप जानते हो तमिलनाडु में कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मधुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है, आपको पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है, आपको इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है, आपको कलाकड वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है, और गिजिल्ड, ये आप याद रखिएगा कई बार पूछा गया है,
गिजेल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो विशेष रूप से जैसा आप जानते हो, पिछले दिनों से मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो वन्य जीव अभ्यारण्य पर फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा आपको इसी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने राज्य सरकारों से अपराध मानचित्रण के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ सड़क पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किस पुलिस के अपराध विश्लेषण मॉडल का पालन करने का आग्रह किया है, ये आपको बताना है। बताएं, अपराध को रोकने के लिए किस मॉडल को कॉपी करने की बात की गई है, आपको बताना है। बताएं, किस मॉडल को कॉपी करने की बात की गई है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा, किस मॉडल को कॉपी करने की बात की गई है। CCTNS के अंतर्गत ये चीज़ें की जा रही हैं। CCTNS की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले बताइएगा, जवाब दीजिएगा। चलें, गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने राज्य सरकारों से अपराध मानचित्रण के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ सड़क पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किस पुलिस के अपराध विश्लेषण मॉडल का पालन करने का आग्रह किया है, आपको बताना है। चलें, जवाब दीजिएगा। देखो, इसका सही उत्तर होगा दिल्ली पुलिस। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। नवंबर 2021 में बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। बताएं, किस राज्य में 7 नए एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है, यह आपको बताना है। बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। चले बताएं, इनमें से सही कौन सा है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से सही कौन सा है। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सी विकल्प है पश्चिम बंगाल। चलें, इसको बताइएगा। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसियों, विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशकों के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। कितने वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं, आपको बताना है। जो बोला जा रहा है कि जो CBI है, जो प्रवर्तन निर्देशालय है, जिसको बोलते हैं ED, तो ED और CBI के जो प्रमुख हैं, उनके जो निर्देशक हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए गए हैं, आपको बता दें। अभी तक यदि ED के प्रमुख की बात कर लें या CBI के प्रमुख की बात कर लें, ये अधिकतम 2 वर्ष का कार्यकाल इनके प्रमुख का होता था। अब क्या किया जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि इनका कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाएगा। मतलब उस प्रमुख के तौर पर अब ये लोग 5 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। अब ये सेवा 5 वर्ष की हो जाएगी, अभी तक सिर्फ 2 वर्ष तक उस पद पर रह सकते थे। चलिए इसको बताएं। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कायांतरण हेतु किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्रों के कायांतरण हेतु किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है, आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा।
किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 और अमृत 2.0, आत्मनिर्भर भारत 2.0 और स्मार्ट सिटीज मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएं। जवाब दीजिएगा। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कायांतरण हेतु किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है? फास्ट जवाब दीजिए। किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है? चलें, किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है? देखो ये दोनों मिशन हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत 2.0। क्योंकि बात किसकी हो रही है? शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है, तो ग्रामीण वाला हो ही नहीं सकता, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आप जानते हो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत अब बात हो रही है सर्वाधिक शहरों को ODF प्लस के अंतर्गत लाने की। ODF प्लस के अंतर्गत शहरों को लाने की बात की जा रही है 2.0 के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं उनको ODF प्लस प्लस के अंतर्गत लाने की बात हो रही है। जो 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं उनको ODF प्लस प्लस के अंतर्गत लाने की बात की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अमृत 2.0 की यदि हम बात करें तो आपको बता दें लगभग 4700 नगर हैं, लगभग 4700 नगर हैं जिनको जल सुरक्षित बनाना है। लगभग 4700 नगरों को जल सुरक्षित बनाना है अमृत 2.0 के अंतर्गत। इसके साथ साथ है 2.68 करोड़ परिवारों को 2.68 करोड़ परिवारों को नल से जल टैप वाटर कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराना इस मिशन के अंतर्गत शामिल है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने कितने प्रतिशत अवशिष्ट शेयरों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है? ये विवाद चल रहा था, आपको बता दें। और ये जो विवाद चल रहा था इसमें बहुत लंबा ये विवाद खींचा था और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। चले जवाब दीजिएगा पहले, फिर इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। चलें, इसमें बता दें कि कुछ अनियमितता पाई गई थी पूर्व में जो विनिवेश हुआ था, जिसके कारण सीबीआई जांच चल रही थी। और अब सीबीआई जांच के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जो बची हुई हिस्सेदारी है 29.5% उसको बेचने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प 29.5%। अब यहाँ पे बात हो रही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको उदयपुर में देखने को मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए। यह जस्ता, सीसा, चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और अनुसंधान या खनन और संधारक उत्पादक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम इतना आपको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। और यह वेदांत की एक सहायक कंपनी है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसको बताएं। नवंबर 2021 में भारत में जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक बनाने और दवा गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश किसने की है? बताएं, जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपने नाम सुना होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोयांक जनजाति का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? ये जनजाति कहां से संदर्भित है आपको बताना है। कोयांक जनजाति ये कहां से संदर्भित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं ये जनजाति कहां से संदर्भित है, कहां से संबंधित है? देखो
एक जिला पड़ता है मोन, मोन नामक एक जिला पड़ता है, और मोन नामक जिले में पिछले दिनों हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 8 नागरिक मारे गए थे। और ये जो 8 नागरिक मारे गए थे, ये जो 8 नागरिक थे, ये 8 के 8 नागरिक इस कोयांक जनजाति से संदर्भित थे। और कोयांक जनजाति आपको बता दें, यह इस संबंधित प्रदेश की सबसे उग्र योद्धा जनजाति है, सबसे उग्र योद्धा जनजाति है। और आप कह सकते हो कि इस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति भी है। ये बात हो रही है नागालैंड की, ठीक है। इसके अलावा ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के, जो भारत म्यांमार की सीमा है, उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड, ठीक है। अब नागालैंड की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि नागालैंड में एकमात्र नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है इनटांकी नेशनल पार्क। इनटांकी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे 3 प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से आपको रंगापहर, फकीम और सिंगफन। सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य और रंगापहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको पता होना चाहिए। 3 वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यदि नागालैंड की बात करें तो आपको पता होगा नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। और कोहिमा में यदि हम बताएं, हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार जो है ये कोहिमा में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्नबिल यदि बात करें राजकीय पक्षी कहाँ का है, तो याद रखना है हार्नबिल केरल का राजकीय पक्षी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और हार्नबिल की जब बात करते हैं तो पखवी नेशनल पार्क पूछा जा सकता, पक्के पागा नेशनल पार्क, पखवी वन्यजीव अभ्यारण्य, या आपसे पूछा जा सकता है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, पखवी या पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश से हैं। पक्के पागा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश से है। और इन क्षेत्रों में एक जनजाति रहती है न्यासी, और ये जो न्यासी जनजाति है ये हॉर्नबिल को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बताना है पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस योजना के अंतर्गत 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख पंचायतों के लिए, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बताएं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब टाइपिस्ट को क्या कहा जाए, अनपढ़ लोग होते हैं ऐसे कि बार बार समझाने के बाद भी पढ़ते नहीं है। रनेंद्र लिखा है, इतना तो समझदारी सबको होनी चाहिए। अब कहाँ तक अध्यापक चेक करेगा, इतना तो सबको समझदारी होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? बताएं, किस स्थान पर इस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? फास्ट जवाब दीजिएगा, किस स्थान पर इस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? चलिए फास्ट जवाब। आपने सुना होगा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में आपको देखने को मिलता है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको मेरठ में देखने को मिलता है, वहीं पर यदि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है मेरठ में, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। चलें अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर के किस स्थान पर 30 सीटों वाला एक नया आयुर्वेद कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ पर? असम के किस स्थान पर ये नया विश्वविद्यालय, आप कह सकते हो नया आयुर्वेद कॉलेज स्थापित किया जाएगा? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। सर्बानंद सोनोवाल पूर्व में असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो जब आप शीघ्र इसका जवाब दीजिए, किस स्थान की बात हो रही है?
पासीघाट, दीमापुर, गुवाहाटी या आइजोल, किस स्थान की बात हो रही है? देखो ये बात हो रही है पासीघाट की, ए विकल्प सही उत्तर है। यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो आपको बता दें असम की राजधानी है दिसपुर, ये आपको पता होना चाहिए। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के बारे में यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे काजीरंगा, ठीक है, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, ये कुछ नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। आप जानते हो विश्व के लगभग 2/3 एक सिंघी गैंडे जो हैं वो असम में पाए जाते हैं। असम के काजीरंगा और मानस में, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलदापाड़ा में भी देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत सरकार का प्रयास है कि एक सिंघी गैंडों को असम से निकालकर भारत के अन्य राज्यों में भी स्थापित किया जाए, अन्य राज्यों में भी उनको बसाया जाए। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में किस नदी पर सेतु निर्माण हेतु भारत एवं नेपाल के बीच समझौते को मंजूरी दी है? धारचूला, भारत नेपाल सीमा पर धारचूला एक क्षेत्र है। बोला जा रहा है किस नदी पर एक सेतु के निर्माण की सहमति बनी है, आपको बताना है। तो धारचूला के किस स्थान पर ये बनी है ये आपको बताना है। किस नदी पर ये बात हो रही है? यहाँ पे कोसी, घाघरा, गंडक या महाकाली, 4 नदियों के नाम आपको दिए हुए हैं। आप जानते हो महाकाली नदी की यदि हम बात करें तो काली गंगा, शारदा या काली उपनाम से भी इसको जाना जाता है। यदि हम बात करें काली गंगा, शारदा या काली की, तो आपको बता दें कि ये तीनों नदियां यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये सहायक नदी किसकी है? काली नदी सहायक नदी किसकी है? तो आपको पता होगा यही नदी उत्तर प्रदेश में शारदा के नाम से जानी जाती है और ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, ये घाघरा की सहायक नदी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इनको शारदा के नाम से जाना जाता है। और जब भारत नेपाल सीमा के विवादों की बात आती है तो यही नदी काली नदी ही विवाद का विषय बना हुआ है। इसी के ओरिजिन के बारे में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, वही विवाद का विषय भारत नेपाल संबंधों में बना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें जब बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल के साथ भारत एक सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भी करता है, यह भी आपको याद रखना है। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के साथ करता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ये आपको पता होना चाहिए। आज का आपका होमवर्क है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आप जानकारी दोगे। और आज के लिए इतना ही। आज जो भी प्रश्न थे उनकी चर्चा समाप्त होती है। अब आगे से आपको कुछ बेहतर तरीके से, कुछ और बेहतर कंटेंट मिलने लगेंगे कल से। और निश्चित रूप से अब जैसे मैंने आपको बताया कि 80% अपना जो समय है वो रिवीजन को देना है, बाकी का 30% जो आपका समय है, 20% जो आपका समय है, उसमें हमें कुछ नया पढ़ना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।